चलिए तो स्टार्ट किया जाए सेकंड लेक्चर से। ठीक है, सेकंड पार्ट। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर। तो प्रेपरेशन आपने देख लिया। ठीक है, हम एक सुक्रोज से कर रहे थे और एक स्टार्च से कर रहे थे। स्टार्च में हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है, जबकि सुक्रोज में हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल रहे थे। देन अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी कैसे मिली? ठीक है, जो भी साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे थे, इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते थे, उनको कैसे समझ आया कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, कितने ग्रुप हैं, है ना, लाइक दैट। क्योंकि C6H12O6 में तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से वो अरेंज हो सकते हैं। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। देखिए, तो ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स N हेक्सेन, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। तो HI के साथ जब बहुत देर तक इसको रिड्यूस किया तो सिंपल N हेक्सेन मिल रही है। मतलब ये नॉर्मल, ये पता लग गया कि ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन ही थी, कोई ब्रांचिंग नहीं थी। क्योंकि ब्रांचिंग होती तो आपको N हेक्सेन नहीं मिलता। क्योंकि HI ने क्या किया, यहाँ पे एक तरह से रिड्यूस किया। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि ग्लूकोज को अगर हम प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं HI के साथ तो क्या बनता है, तो N हेक्सेन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसको। देन क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइम। अच्छा, तो मतलब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, मतलब NH2OH के साथ ये रिएक्ट कर गया। तो NH2OH के साथ अगर ऑक्साइम बनाता है तो ये कंफर्म क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस। कार्बोनिल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट था। ठीक है, तो दिस एंड ऑल्सो इट एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। तो ये दोनों बातें इस चीज को कंफर्म करती हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो अल्डिहाइडिक ग्रुप है या वो कीटोनिक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप इसका हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला H2O उड़ जाएगा और यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम लग जाएगा। ठीक है, और HCN से करेंगे तो इस CHO के क्रॉस आपका साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाएगी। ये भी आपको आना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्लूकोनिक एसिड उसमें कन्वर्ट होता है ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। मतलब इवन ब्रोमीन वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड है वो, पर फिर भी वो भी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, वो भी ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, तो दिस इंडिकेट दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्योंकि CHO ग्रुप नहीं होता, वो कीटोन होता, तो कीटोन को आप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। समझे? तो अगर ये वाला ग्रुप भी COH में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, CHO ग्रुप था ये। ठीक है, कीटो नहीं था ये। तो इससे कंफर्म हो गया कि वो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका CHO है। बाकी किसी को ऑक्सीडेशन मत कर देना यहाँ पे, CHOH है ना, उनकी ऑक्सीडेशन तब होगी अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो ये 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड आपको बना रहा है। तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला क्लियर हो गया। एक तो आपका COH हो जाएगा और CHOH के 4 होंगे और फिर लास्ट में CH2OH। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि ग्लूकोनिक एसिड में कितने कायरल सेंटर हैं, ये बताइए। 4 कायरल सेंटर होंगे इसमें, है ना, ये वाले जो 4 कार्बन है। देन एसिटाइलेशन ऑफ द ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं, अब देखो जैसे आप फिनोल की करते थे एसिटाइलेशन, है ना, PHOH की करते थे, तो ये H हटा के यहाँ पे क्या लगता था, COCH3 लग जाता था। वैसे ही ये जो अल्कोहलिक वाले ग्रुप हैं, यहां पर H हटा के COCH3 ग्रुप लग जाएंगे। ठीक है, तो जब इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो ये पेंटा एसीटेट देता है, 5 एसिटाइल ग्रुप लग रहे हैं। दैट मींस कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट थे। तो इन रिएक्शंस को करते 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 धीरे धीरे कंफर्म हुआ कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 हाइड्रोक्सी हैं, एक CHO ग्रुप है, 6 कार्बन की सीधी चेन है। तो फाइनली उसका स्ट्रक्चर रिवील हुआ। ठीक है, तो सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड, 5OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। क्योंकि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप का होना थोड़ा उसको अनस्टेबल कर देता है। ठीक है, तो ये याद रहेंगे सारी रिएक्शन, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट 6 पॉइंट, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकरिक एसिड। तो ग्लूकोनिक होगा वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें लास्ट का जो CH2OH ग्रुप होता है वो भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक का। ठीक है, और अगर आप ग्लूकोज की बात कर रहे हो तो ये पहला वाला CHO और लास्ट वाला CH2OH ये दोनों ही कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चाहे ग्लूकोनिक लोगे वो भी सैकरिक एसिड और ग्लूकोज है वो भी सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सैकरिक एसिड क्या है आपका, COH और बीच में वही आपका CHOH 4 बार है और लास्ट में फिर से COH।
इट्स अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड को भी आप HNO3 से ट्रीट करेंगे या ग्लूकोज को HNO3 से ट्रीट करेंगे, दोनों ही आपको सैक्रिक एसिड बना के देते हैं। तो ये क्लियर है। HI के साथ N-हेक्सेन देता था, जब उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया तो पेंटाएसीटेट बना, ठीक है। साइनोहाइड्रिन वो बना रहा है, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड दे रहा है, और ग्लूकोनिक एसिड को फर्दर HNO3 से ट्रीट किया तो वो सैक्रिक एसिड दे रहा है। बस इस तरह से रिपीट करते रहिए बार बार जो जो पड़ा हुआ है, सो दैट द इंफॉर्मेशन स्टेज इन योर ब्रेन, ठीक है, वो वहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस वगैरह, तो वहां पर हमें कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, अब हमारे सामने यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स हैं। ये जनाब रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अ हेमी एसिटल आर इन इक्विलिब्रियम विद एन एसाइक्लिक एल्डिहाइड। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अ हेमी एसिटल, जैसे ये हेमी एसिटल हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे OR और इधर OH से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे हेमी एसिटल बन रहा है। और आपने पीछे ही पढ़ा कि 6 कार्बन वाला जो रिंग, क्योंकि ये वाला 6 कार्बन वाला रिंग है, तो ये पायरेनोज है, तो ये अपना ये साइक्लिक है ना, ये तो ये नॉन साइक्लिक फॉर्म में भी तो था। हाँ, साइक्लिक वाली फॉर्म ज्यादा फेवर्ड होती है, ठीक है, बट नॉन साइक्लिक फॉर्म भी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जिनमें हेमी एसिटल होता है और वो इक्विलिब्रियम में होता है एसाइक्लिक एल्डिहाइड के साथ, मेकिंग देम रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो जब आप इसका नॉन साइक्लिक फॉर्म देखेंगे तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो भैया खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेलिंग के साथ और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, तो वो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, तो पायरेनोज से याद रखना कि 6 मेंबर रिंग है वहां पे कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन। अब यहां पर भी देखिए ये वाला भी हेमी एसिटल है, तो ये भी जब अपना नॉन साइक्लिक फॉर्म में जाएगा तो वहां पर आपका CHO जनरेट करेगा, CHO को आप ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये जनाब भी रिड्यूसिंग शुगर हो गए। बट अगर आप ये वाला देखें, ठीक है, ये पायरेनोस है, ये पायरेनोसाइड है, ओके, ये एसिटल है, क्योंकि इधर भी OR है और ऊपर भी OR है, OH ग्रुप कहीं नहीं है, तो इसका अल्डिहाइड नहीं बनेगा। अगर आप इसका नॉन साइक्लिक फॉर्म भी देखते हैं, ठीक है, तो जो ग्लाइकोसाइड्स है ना, ये लास्ट में साइड लिखा होता है पायरेनोसाइड, तो ठीक है, ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं दे आर एसिटल्स, नॉट हेमी एसिटल, दे आर एसिटल्स, सो दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम विद एनी एसाइक्लिक एल्डिहाइड मेकिंग देम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। तो इस तरह का एसिटल स्ट्रक्चर होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर हेमी एसिटल वाला है तो आपका रिड्यूसिंग शुगर है। इस तरह से आप इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस किस तरह के रिएक्शन में ये लोग आगे क्या क्या करते हैं। अब जैसे पहला रिएक्शन है, ये CHO ग्रुप है और Ag2NH4OH मतलब फेलिंग, और दूसरा वाला आपका ये सॉरी Ag2O वाला आपका टॉलरेंस, दूसरा आपका फेलिंग हो गया, और इवन ब्रोमीन वाटर। तो ये बोल रहा है कि तीनों लेके देख लो, आप तीनों में से कोई भी लेके देख लो, ये तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये CHO को कन्वर्ट करेंगे COOH में, नथिंग एल्स। तो ये जो आपके डी ग्लूकोज था ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा ना, फेलिंग को कर रहा है, ब्रोमीन वाटर को कर रहा है, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, यस। देन ये डी ग्लूकोज था। अब इसके रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन तो हमने देख ली, अगर NaBH4 जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CHO को CH2OH में रिड्यूस कर देगा, ये ग्लूसीटोल या सॉर्बिटोल। तो ग्लूसीटोल या सॉर्बिटोल कैसे बनेगा, बस ऊपर जो CHO था उसका CH2OH कर दो, तो ऊपर भी CH2OH और लास्ट में भी CH2OH, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो वो सॉर्बिटोल या ग्लूसीटोल। एंड HNO3 जो कि एक थोड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नीचे वाले CH2OH को 1 डिग्री अल्कोहल को और इस CHO को दोनों को ऑक्सीडाइज करके सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डी ग्लूकोज था, ये सैक्रिक एसिड है ये, ओके। ग्लूकरिक एसिड बोला इन्होंने, एल्डरिक एसिड, ठीक है, वो भी है, सैक्रिक एसिड भी है इसका नाम। देन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बात आई कि भैया ये जो आपका अल्डिहाइड था लास्ट में ये CH2OH है ना, CHO है और चेन में लास्ट में यहाँ पे OH है, ये जब आपस में रिंग बना देंगे तो रिंग बनाने में क्या होगा, ये कितने मेंबर का रिंग बनेगा, कार्बन कितने इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 तो कार्बन ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर देख लो तो क्या ये लास्ट वाला कार्बन भी यूज होगा रिंग में CH2OH,
ये देखने वाली बात है क्या ये लास्ट वाला होगा, क्योंकि जब हमारे पास 5 कार्बन की चेन होती थी ना तो 6 मेंबर रिंग बनता था पायरेनोस। तो यहाँ अगर 6 कार्बन है तो आप सोचोगे सर ये तो फिर 7 कार्बन की चेन बनेगी, रिंग बनेगा। नहीं, 7 कार्बन का रिंग ना स्टेबल नहीं होता। तो ये 6 के 6 कार्बन रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक CH2OH ग्रुप जो आपका, एक कार्बन जो है वो आपका बाहर रहेगा। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक की कहानी आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। I'll just get some more water in the meantime. इतना लगातार बोलने से रियली मतलब थ्रोट स्टार्ट्स हर्टिंग बैडली, गला सूख भी जाता है और दर्द भी होने लगती है। लग रहा है अच्छा से एक बढ़िया सा काढ़ा पीना पड़ेगा इसके बाद। टेक अ ब्रेक, टेक अ किट कैट, नहीं है तो कुछ और ले लो। देखिए, तो डिस्पाइट हैविंग द अल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। अगर अल्डिहाइड ग्रुप था और हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है तो 2,4-DNP टेस्ट भी देना चाहिए, शिफ्ट टेस्ट भी देना चाहिए। एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी बनाता नहीं है। साइनोहाइड्रिन बना देता है, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कर जाता है, पर ये 2,4-DNP, शिफ्ट टेस्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की एडिशन नहीं करता। कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग, मतलब वो फिर कार्बोनिल ग्रुप शायद नहीं है वहां पे, या शायद है भी, तो क्या होगा क्या नहीं होगा चलिए देखते हैं। देन पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। जो पेंटा एसीटेट बना, पेंटा एसीटेट क्यों बना? क्योंकि 5 OH ग्रुप थे आपके पास, उनसे बना, पर फिर भी एक CHO ग्रुप तो होना चाहिए ना आगे। तो ये जो पेंटा एसीटेट है ये हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल ग्लूकोज कर जाता है पर पेंटा एसीटेट नहीं करता। तो मतलब क्या दिक्कत आई वहां पे? मतलब वो फ्री CHO ग्रुप जो था एल्डिहाइड ग्रुप वो शायद प्रेजेंट नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो गया, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम आइडिया ले रहे हैं कि क्या हुआ होगा। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलीन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 है, लोअर है, is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 केल्विन। और जो बीटा फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट 423 है, स्लाइटली हायर है, is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution 371। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अल्फा और बीटा फॉर्म को कैसे कैसे निकाला जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 419 से लोअर है, उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 303 केल्विन पे है, और बीटा को फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371। तो एक 303 और एक 371। तो बीटा थोड़ा हायर टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट होता है, वह क्रिस्टलाइज होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा हायर है। तो ये जो बिहेवियर था ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो CHO ग्रुप थे, तो वो तो 2,4-DNP ये सारे टेस्ट देने चाहिए, ये वाला टेस्ट भी यहाँ पर हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट करना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो ये ओपन चेन नहीं बता पाई थी कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर पता लगा कि यार एक क्लोज चेन रिंग वाला स्ट्रक्चर भी उसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, एनोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ अ साइक्लिक मोनोसैकेराइड दैट डिफर इन द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप एट द हेमी एसिटल कार्बन। पीछे क्या पढ़ा था आपने? पीछे आपने एनोमर नहीं पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा था एपीमर। ठीक है, वो भी आपको फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूं। ये एपीमर थे जो डायस्टीरियोमर हैं, पर सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर पे वो डिफर करते हैं। ठीक है, बाकी सारे पोजीशन पे वो सारे स्टीरियो सेंटर पे बाकी सेम होंगे, एक पे डिफर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एनोमर्स की। ठीक है, व्हाट आर एनोमर्स? तो एनोमर्स क्या होते हैं? दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ साइक्लिक मोनोसैकेराइड that differ in the position of the OH group at the hemiacetal carbon। हेमिएसिटल कार्बन मतलब जिस कार्बन के ऊपर OH और OR दोनों ग्रुप लगे हैं, तो इसके ऊपर OH की पोजीशन कैसी है वो डिफर कर रही है, और बस उसी के बेसिस पे ये आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। देखिए, अब जैसे ये 5 कार्बन की चेन थी, लास्ट में CHO ग्रुप था। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे एक एंड पे CHO ग्रुप है, एक एंड पे आपका OH ग्रुप है। ये यहाँ से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, फिर वहाँ से हाइड्रोजन उठा के रख लेगा ये
ठीक है ना, और ये रिंग बन जाएगा। तो ये 6 मेंबर रिंग बना जिसको आप बोलते हैं पायरेनोस। ठीक है, याद रखना है 6 मेंबर्ड पायरेनोस, 5 मेंबर्ड फ्यूरानोस। तो ये बन गया आपका। ओके बेटा, ये वाला जो कार्बन है, अब क्योंकि ये जो कार्बोनिल होती है, कार्बोनिल प्लेनर होता है, तो कार्बोनिल पे ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से अटैक हो सकता था। तो ये जो अटैक होगा ये कहीं से भी आ सकता था। तो ये OH जैसे ही अभी फ्रंट में लगा हुआ है, ये बैक में भी लगा हो सकता था। ठीक है, तो अगर मैं एक बार फ्रंट वाला बनाता हूं, एक बार बैक वाला बनाता हूं, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, क्या हुए, क्या ये एनेंशियमर्स हुए? तो अभी मैं बात नहीं कर रहा इसकी, अभी तो ये एनेंशियमर है, अभी तो ये एनेंशियमर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है और उसमें ये ऊपर है और ये नीचे है, तो सिर्फ एक ही कायरल सेंटर था और वहां पर ये ऊपर और नीचे हैं, तो ये सी, अभी तो ये एनेंशियमर्स है। पर आप बोलोगे सर हम तो बात डायस्टीरियोमर्स की कर रहे थे, है ना, स्टीरियोआइसोमर्स, ओ सॉरी, नॉट डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, वहां पर मल्टीपल कायरल सेंटर्स होंगे, एक नहीं होगा, मल्टीपल होंगे। तो हमें सिर्फ इस कार्बन पे OH की पोजीशन डिफर करनी है और हमें एनोमर्स मिल जाएंगे। अब देखो, ये आपका डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो CHO के बाद क्या होता है, जो पहला कार्बन है उसके ऊपर OH राइट में होता है, फिर OH लेफ्ट में होता है, फिर 2 OH राइट में होते हैं। ये आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब इसको आप क्लोज करते हो, तो मैंने कहा ना आपको कि सारे के सारे कार्बन चेन के अंदर नहीं रहते, ये लास्ट का जो CH2OH है ये चेन से बाहर रहता है। क्योंकि अगर आपने इसको भी इंक्लूड कर दिया तो 7 कार्बन का, सॉरी 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा, जो कि उतना स्टेबल नहीं है। तो हम 6 मेंबर रिंग ही चाहते हैं, तो हम चाहते हैं 5 ही कार्बन पार्टिसिपेट करें रिंग फॉर्मेशन में। तो लास्ट का जो CH2OH है ये बाहर रहता है। ठीक है, तो देखो CHO, फिर एक कार्बन ये जिस साइड है, अगले वाले पे H है, एक OH था इस साइड, अगले वाले में H था, फिर OH था, फिर OH था, तो OH नीचे है, फिर H नीचे है, फिर OH नीचे है, फिर OH नीचे है। ठीक है, अब ये वाला OH जो उन्होंने नीचे नहीं ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हमें इसके साथ बॉन्ड बना के इसको यहाँ पर जोड़ना है, तो ये OH इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिख दिया है। तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगी यहाँ पे, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन को भी उठा के रख लेगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का। अब देखो यहां पर ये जो OH है, अब मैं इसको नीचे लगा सकता हूं और अगली बार इस OH को ऊपर भी लगा सकता हूं, बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, यहां पर इस कायरल सेंटर पे मैंने कुछ चेंज किया नहीं, इस कायरल सेंटर पे कुछ चेंज किया नहीं, इस कायरल सेंटर पे कुछ चेंज किया नहीं, इस वाले पे किया नहीं, बाकी कहीं कुछ नहीं छेड़ा मैंने। सिर्फ एक सेंटर पे मैंने OH की पोजीशन, और वो भी कौन सा सेंटर, जो हेमी एसीटल वाला कार्बन है, वहां पे OH की पोजीशन को मैंने बदल दिया, एक बार नीचे कर दिया, एक बार ऊपर कर दिया, तो ये हो गए एनोमर्स। ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। ठीक है, तो एनोमर्स क्या है, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बेसिकली क्या है, दे आर एनोमर्स एंड दे आर 2 क्रिस्टलिन फॉर्म्स। अल्फा लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाला है, बीटा आपका हायर मेल्टिंग पॉइंट वाला है। ठीक है, तो समझ आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, एनेंशियोमर्स हुए कि डायस्टीरियोमर हुए, ये डायस्टीरियोमर हुए, क्योंकि मल्टीपल मल्टीपल स्टीरियो सेंटर थे हमारे पास, थे, सिर्फ एक पे ही हमने चेंज किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला जो कार्बन है C1, इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, है ना, जिसपे आपका हेमिसिटल बना हुआ है, उसको आपका एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अब जैसे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, फ्रक्टोज का भी बनेगा। ठीक है, पर फ्रक्टोज का जो बेचारा वो 5 कार्बन का बनेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में जो CHO था वो बिल्कुल एंड में था, फ्रक्टोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एंड में नहीं है, सेकंड पोजीशन पे है, तो बॉन्ड यहां से जुड़ेगा। तो ये CH2OH रिंग से बाहर रहा, ये लास्ट का CH2OH भी रिंग से बाहर रहा। तो रिंग में कितने कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, दैट इज फ्यूरानोस बनेगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज का भी जो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज की तरह, C6H12O6, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन यहां पर पता लगाता है कि इसमें कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं, इसमें कीटोन है और वो सेकंड कार्बन पे है और 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है जैसे ग्लूकोज में होते हैं, और ये भी D सीरीज को बिलोंग करता है, इट्स ए लीवो रोटेटरी कंपाउंड। फ्रक्टोज जो लीवो रोटेटरी है। ठीक है, इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज D माइनस फ्रक्टोज, कैपिटल D, क्योंकि वो DL नॉमेनक्लेचर वाला रिलेटिव नेमिंग, माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी है, और इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो ऊपर CH2OH है, फिर CO है, फिर HOHOH, ग्लूकोज की तरह। ग्लूकोज में क्या था पहले, CHO, फिर यहां पर OH है, फिर यहां पे H है, फिर OH है, फिर OH है, तो मतलब ये तो मेंटेन रहे। सेकंड कार्बन पे जो OH था उसकी जगह वहां पे कीटो है अब,
तो पहले वाले पे CH2OH हो जाएगा, सेकंड वाले पे कीटो होगा, थर्ड वाले पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्लूकोज की तरह ही है, थर्ड पे H है राइट में, फोर्थ पे OH है राइट में, फिफ्थ पे OH है राइट में। तो फ्रक्टोज का मतलब बाकी का नीचे वाला स्ट्रक्चर जो वो ग्लूकोज के साथ परफेक्टली मैच करता है, ये वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज के साथ परफेक्टली मैच करता है, ठीक है। अब इसका जब आप फ्यूरानोस फॉर्म बनाएंगे 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, तो ये वाला CH2OH बाहर रहेगा, ये वाला भी बाहर रहेगा, ठीक है। ये वाला जो O है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो बस ये जो पांचवें वाला कार्बन है ना, द OH एट द C5 फॉर्म्स द फ्यूरानोस रिंग, तो ये जनाब जो है ये अटैक करेंगे, ओके। 5 मेंबर रिंग बन गया, 5 मेंबर रिंग बन गया। अब OH एक बार आपका नीचे आ सकता था और एक आपका ऊपर जा सकता था, तो ये वाला जो आपका कार्बन है, अब क्या ये हेमी एसिटल हुआ? पहले बात तो ये बताओ, क्या ये हेमी एसिटल हुआ यहां पर? क्योंकि इस कार्बन पे एक आपका OH है और एक इधर CH2OH है, पर अगर थोड़ा उधर देखें तो OR है, यस। तो ये वाला कार्बन आपका हेमी एसिटल है क्योंकि नीचे OH है और इधर OR है। तो एक बार OH को नीचे लिख दिया, एक बार आपको मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये अल्फा एनोमर आ गया और ये वाला बीटा एनोमर आ गया। तो नीचे वाला आपका अल्फा है, ग्लूकोज में भी वही था, जब नीचे की तरफ आपने लिखा था OH को तो वो आपका अल्फा था, और जब ऊपर की तरफ लिख दिया तो दैट इज योर बीटा एनोमर, ठीक है। तो ये अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस और बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा ग्लूकोज में? ग्लूकोपायरानोस, ग्लूको में फ्यूरानोस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये अल्फा डी फ्रक्टो ना, तो वो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोस ऐसे करके चलेगा वो, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई कि पायरानोस फ्यूरानोस ये वाली फॉर्म्स क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ठीक है। अल्फा ये एनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करेंगे, फिर अगले में पढ़ेंगे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी क्या होती हैं। देखिए, because monosaccharides exist in solution in equilibrium between acyclic and cyclic forms, they undergo 3 type of reaction। मोनोसैकेराइड जो है साइक्लिक भी होती है और एसाइक्लिक भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये 3 तरह के रिएक्शन देते हैं, क्योंकि आपका जो कार्बन है वो OH और OR दोनों से बॉन्डेड है, हेमी एसिटल, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ द हेमी एसिटल देंगे ये, रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप्स क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है इसके पास, और रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि जब ओपन चेन आएगी तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। तो ये 3 तरह के रिएक्शन देते हैं मोनोसैकेराइड्स, एक हेमी एसिटल वाले, एक हाइड्रोक्सी वाले और एक आपका कार्बोनिल वाले, 3 तरह की रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, हेमी एसिटल है यहाँ पे, यस। इस कार्बन पे OH है और यहाँ पे OR है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब आपने इसको CH3OH HCl के साथ ट्रीट किया तो हेमी एसिटल है यार, हेमी एसिटल को एक और अल्कोहल से ट्रीट करते हो एसिटल बनता है ना। जब कार्बोनिल को एक ROH से ट्रीट करते हो तुम तो OROH बनाते हो हेमी एसिटल, पर उसको एक और ROH से ट्रीट कर देते हो फिर तो एसिटल बन जाता है ना। तो हेमी एसिटल को अगर आप अल्कोहल से ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में तो एसिड कैटालाइज एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर ये तो OR था ही था, नीचे OH का भी OCH3 बन गया, समझे। तो जो एसिटल है वो क्या होते हैं, दे आर नॉट ओस नहीं है, वो साइड है, वो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोसाइड है, ग्लाइकोसाइड है ये, ठीक है एसिटल्स। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज से बन गया ये अल्फा ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अभी OCH3 नीचे आ सकता था, एक बार ऊपर जा सकता था, तो ये नीचे है तो ये अल्फा, अब नीचे भी नहीं बोलेंगे इसको मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, ये एक्सियल है। यहाँ पर जो OCH3 लगा हुआ है ये एक्सियल है और यहाँ जो OCH3 लगा है ये इक्वेटोरियल है। तो जब OCH3 आपका एक्सियल पोजीशन में दैट इज योर अल्फा ग्लाइकोसाइड, और जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन में दैट इज योर बीटा ग्लाइकोसाइड, तो इसका ध्यान रखना कि ग्लाइकोसाइड क्या है, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड्स आर एसिटल्स जिनके पास एनोमेरिक कार्बन पे क्या लगा होता है, 2 OR ग्रुप होंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। अब ये रहा इसका मैकेनिज्म कि कैसे कैसे होगा, एसिड कैटलाइज कैसे होगा। ये जो आपका OH था, ठीक है, इसकी मतलब ये जो आपका पहले हेमी एसिटल था, ये पहले प्रोटोनेट होगा, यहाँ से H2 बन के निकलेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है तो टॉप बॉटम दोनों तरफ से अटैक हो सकता था, ठीक है। तो वो देखो टॉप बॉटम कैसा अटैक हुआ। अब ये जो आपका प्लेनर कार्बोकेटाइन है इस पर CH3OH एक बार अबव से अटैक करेगा और एक बार वो बिलो से अटैक कर सकता है। तो एक बार वो अबव से अटैक करेगा तो वो अप मतलब इक्वेटोरियल अप लगा, और जब वो नीचे से अटैक करेगा तो वो एक्सियल डाउन लगा, ठीक है। तो याद रहेगा दिस इज
एक्सियल डाउन ओरिएंटेशन में लगा हुआ है, और ये जनाब इक्वेटोरियल अप ओरिएंटेशन में लगे हुए हैं। समझ आ गया कि क्यों ये दो पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि यहां पर आपका एसिडिक मीडियम में पहले डिहाइड्रेशन हुई, कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन के ऊपर टॉप और बॉटम दोनों तरफ से अटैक हो सकता था। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड समझ आ गए? ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड एसिटल्स होते हैं, समझे? अब देखो, अब जो एसिटल है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि एसिटल का फर्दर हाइड्रोलिसिस आप कर सकते हो, कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका ग्लाइकोसाइड है, इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये मिथाइल अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड, पायरेनोसाइड मतलब पायरेनो आपका हो गया 6 मेंबर रिंग, साइड का मतलब लास्ट में आ गया कि एसिटल है ये, और मिथाइल के मतलब एसिटल में जो ओ आर है, उसमें ये जो आर ग्रुप है ये एक्चुअली मिथाइल है, ये CH3 है, तो मिथाइल को शुरुआत में लिखा गया। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OCH3 फिर से टूट जाएगा, यहाँ पर वापस से OH आ जाएगा। ठीक है, और OH आ जाएगा तो फिर वही बात है, एक बार आपका एक्सियल में आ जाएगा, एक बार आपका इक्वेटोरियल में आ जाएगा, तो वापस से आप हेमीएसिटल में चले जाएंगे अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। बट अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर जब आप इस तरह का वो एसिटल लेते थे, साइक्लिक एसिटल, उसका हाइड्रोलिसिस करते थे, सर हमारे पास तो कार्बोनिल ग्रुप आता था, तो यहाँ पर तो दोनों OR टूटने चाहिए ना, ये वाला जो OR है इसके क्रॉस भी तो होना चाहिए ना। अगर आप इस OR को OH में कन्वर्ट कर दे रहे हो, सर ऊपर वाले को क्यों नहीं कर रहे हम? बिकॉज दैट्स अ रिंग, है ना? वो रिंग तो ऑलरेडी अपनी ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहता ही है, तो अभी उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बोल भी दोगे कि सर हमने रिंग तोड़ दिया और यहाँ पर कार्बोनिल बना दिया, तो दैट्स लाइक कि तुमने उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दिया। तो मैं तो कभी मना कर ही नहीं रहा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनता है, बनता है, पर वो रिंग की फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनिल स्ट्रक्चर बनेगा जो ओपन चेन होगा, पर वो वापस फिर से रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम रिंग वाले स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रहे हैं, क्योंकि रिंग वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली ज्यादा स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम में वो ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है, एज अ मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। तो ये समझ आ गया कि ग्लाइकोसाइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो वापस आपको हेमीएसिटल मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो समझ आ जाना चाहिए कि ग्लाइकोसाइड वाली जहां पर जो ग्लाइकोसाइड बन रहा है उस पॉइंट पे जो लिंकेज हो रही है वो आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ कि डाइसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज करने पे क्या देते हैं? 2 मोनोसैकेराइड देते हैं, है ना? तो दे यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द, या तो सेम देंगे या 2 अलग अलग भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों जो मोनोसैकेराइड बनेंगे वो सेम हो, वो डिफरेंट भी बन सकते हैं। सुक्रोज में डिफरेंट बनते थे, तो डिफरेंट या सेम मोनोसैकेराइड वो देते हैं। तो ये जो 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, ये उस डाइसैकेराइड में किस तरह से जुड़े हुए थे कि जब आपने हाइड्रोलाइज किया तो वो टूट के अलग हो गए? कुछ जुड़े होंगे ना वो। तो जो डाइसैकेराइड था उसमें दो मोनोसैकेराइड हैं, वो आपस में जुड़े होंगे, हाइड्रोलाइज करने पे वो बॉन्ड टूटा होगा। तो द 2 मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसी लिंकेज जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ के एक डाइसैकेराइड बनाए, ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ती है, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। देखिए जैसे ये है, यहां पर अब इस कार्बन की अगर हम बात करें, इसकी, ये आपका एसिटल कार्बन है, क्योंकि इधर भी आपका OR है और इधर भी आपका OR है। और एसिटल का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो एक OR ग्रुप को तोड़ता हूं मैं, रिंग वाले को नहीं मैं तोड़ता, जो ओपन था उसको तोड़ता हूं मैं, है ना? तोड़ते ना इसको यहां से हम, यस। तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पर जो OR था इसका OH बन जाएगा बेसिकली। तो बेटे ये जो आपका बॉन्ड है ना, ठीक है, ये वाला जो आपका एसिटल वाले कार्बन पे जो बॉन्ड बन रहा है जिसको आप तोड़ेंगे, ये आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये देखिए, ये 2 रिंग्स के बीच में ये, तो ये एसिटल कार्बन हो गया आपका, ये वाले को तोड़ेंगे आप तो ये वाला रिंग अलग हो जाएगा, ये वाला रिंग आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो एसिटल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आती है, ये इक्वेटोरियल भी हो सकती है और ये एक्सियल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला हुआ है? देखो, इसको 1-4 लिंकेज बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि इस वाले रिंग की अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, मतलब इसके पहले कार्बन को दूसरे रिंग की नंबरिंग करें 1 2 3 4, दूसरे के 4th कार्बन से जोड़ रहा है वो, तो इट्स कॉल्ड 1-4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, क्यों बीटा? क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल वाला है। इक्वेटोरियल वाला मैंने कहा था ना आपको, जो इक्वेटोरियल होता है तो उसको बीटा एनोमर बोलते हैं हम। देखो कहां गया वो, ये देखो बीटा ग्लूकोसाइड ग्लाइकोसाइड, ये क्योंकि इक्वेटोरियल है। अल्फा वाला एक्सियल होता है,
राइट। तो ये जो 1,4 है आपका, अगर इक्वेटोरियल में लगा हुआ है तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ये अगर आपका एक्सियल में लगा हुआ है तो दैट इज योर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, समझ आ गया। तो ये माल्टोस है, माल्टोस इट्स अ डाई सैकेराइड, तोड़ दोगे दो अलग हो जाएंगे ये। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में अब आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। दिस इज योर होमवर्क, ये वाला आप पढ़ना इसको एक बार अच्छे से, कि ये हमारे पास डाइसैकेराइड था, ये वाला डाइसैकेराइड था, अब यहाँ पर ये एक्सियल के थ्रू जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इक्वेटोरियल के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सियल था, तो ये जो OH आएगा ये नीचे आएगा, एक्सियल में आएगा एक बार, और एक बार इक्वेटोरियल में आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये सेलुलोज है आपका, इट्स अ पॉलीसैकेराइड। यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो ये सारी आपकी 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं, क्योंकि वो इक्वेटोरियल में जुड़ी हुई है, तो सारी सारी 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं। तो पूछा जा सकता क्वेश्चन कि सेलुलोज में किस तरह की लिंकेज होती हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक है या बीटा ग्लाइकोसिडिक है, और 1,4 है 1,2 है, क्या है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम वोल डिग्रेडेशन वगैरह, वो जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एंड नेक्स्ट वाले में हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर भी लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन वाला पार्ट। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एक बार इसको ना पढ़ के फिर से रिवाइज कर लिया करो, सो दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव जस्ट स्टडीड आपके दिमाग में फिर से बैठ जाती है अच्छे से, एंड यू रिटेन मोर ऑफ द कंटेंट, या है ना जो भी आपने पढ़ा है पॉइंट्स, वो ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस, एंड थैंक यू।